जब भी हम किसी वैज्ञानिक खोज के बारे में सुनते हैं तो क्या ये सवाल मन में आता है कि इसे करते हुए ये कैसे पक्का किया गया कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बस यहीं पर रिसर्च एथिक्स की भूमिका शुरू होती है। समझिए, ये विज्ञान की दुनिया का नैतिक कंपास है जो ये सुनिश्चित करता है कि ज्ञान की हमारी खोज भरोसेमंद और सम्मानजनक तरीके से हो। जरा सोचिए, कोई एक मेडिकल स्टडी में हिस्सा ले रहा है। वो विज्ञान की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी देखभाल कौन कर रहा है? कौन ये पक्का कर रहा है कि उनके साथ सही बर्ताव हो? इसका जवाब रिसर्च एथिक्स के इसी मजबूत ढांचे में छिपा है। तो चलिए अब इस बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं। इसके नियमों में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रिसर्च एथिक्स है क्या, इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, तो ये रही इसकी किताबी परिभाषा। पर इसे सिर्फ नियमों की एक लिस्ट मत समझिए। ये एक नैतिक रोड मैप की तरह है जो वैज्ञानिकों को उनके काम में गाइड करता है, ये पक्का करने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए, ये एक तरह का वादा है। रिसर्चर्स ये वादा करते हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स का सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। ये विश्वास का एक पैक्ट है रिसर्चर्स, पार्टिसिपेंट्स और पूरी सोसाइटी के बीच। तो सवाल यह है कि इन सारे नियमों का आखिर मकसद क्या है? आखिरकार ये सब किस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए है? मतलब अल्टीमेट गोल क्या है? और जवाब बिल्कुल सीधा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लोगों को सुरक्षित रखना। कोई भी वैज्ञानिक खोज किसी इंसान की सुरक्षा और भलाई से ज्यादा जरूरी नहीं है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और हां, यहां बात सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की नहीं हो रही है। इसका मतलब है हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना, ये पक्का करना कि रिसर्च से समाज को वाकई कोई फायदा हो और पूरी प्रक्रिया पर एक नैतिक नजर रखना। तो फिर सवाल उठता है कि हम इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे करते हैं? खैर, इसकी शुरुआत होती है इन 5 जरूरी सिद्धांतों से। इन्हें आप रिसर्च के लिए नैतिक गार्डरेल समझ सकते हैं। हाँ, बस ये एक नंबर याद रखना है, 5। यही 5 सिद्धांत है जो नैतिक रिसर्च की रीढ़ है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, कोई भी रिसर्च पार्टिसिपेंट की भलाई की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। रिसर्चर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो हर तरह के संभावित नुकसान को पहचाने और उसे कम से कम करे। और देखिए, जब हम नुकसान या हार्म की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोई शारीरिक चोट नहीं है। इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, पब्लिक एम्बैरेसमेंट या किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन का लीक होना भी शामिल है। रिसर्चर्स को इन सभी खतरों से बचाना होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह सिद्धांत पार्टिसिपेंट के फैसले लेने के अधिकार के बारे में है। इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करवाना नहीं होता। इसका असली मतलब है ये पक्का करना कि पार्टिसिपेंट को हर बात पता हो कि वो किस चीज का हिस्सा बन रहे हैं। फायदे, नुकसान, सब कुछ। कोई दबाव नहीं, कोई छिपी हुई जानकारी नहीं। हमारा तीसरा सिद्धांत है गोपनीयता, मतलब किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को सुरक्षित और गुप्त रखना। भरोसा बनाने के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 2 ऐसे शब्दों के बीच का फर्क बताती हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, एनोनिमिटी का मतलब है कि रिसर्चर को भी नहीं पता कि पार्टिसिपेंट कौन है, और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि रिसर्चर को पहचान तो पता है लेकिन वो इसे गुप्त रखने का वादा करते हैं। चौथा सिद्धांत बिल्कुल सीधा है, ईमानदारी। रिसर्चर्स को अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। किसी भी तरह का धोखा या गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। सीधी सी बात है, भरोसा ईमानदारी पर ही तो बनता है। और आखिर में आता है 5वां सिद्धांत। ये वो सिद्धांत है जो असल में पार्टिसिपेंट को ही ड्राइवर सीट पर बिठा देता है। ये पूरी तरह से कंट्रोल के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी किसी भी वक्त बिना कोई कारण बताए स्टडी छोड़ सकता है। उन पर बने रहने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा सकता और छोड़ने पर कोई पेनल्टी भी नहीं होती। ये उनकी आज़ादी का सम्मान करना है। तो ये नियम तो सभी पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका हमें थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों की, बुजुर्गों की या उन लोगों की जो मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे मामलों में रिसर्चर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। तो सवाल यह है कि इन सब नियमों को मानने का फायदा क्या है? ये सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं है।
सच तो ये है कि नैतिक रिसर्च के बहुत ही ठोस फायदे होते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो अच्छी नैतिकता का मतलब है अच्छा विज्ञान। इससे विश्वास बढ़ता है, सच्चाई को बढ़ावा मिलता है और सबसे जरूरी बात ये पक्का होता है कि आम जनता साइंटिफिक प्रोसेस पर भरोसा कर सके। और यही बात हमें इस आखिरी विचार पर ले आती है। जब लोगों को ये भरोसा होता है कि रिसर्च सही और नैतिक तरीके से की जा रही है तो वे उसका समर्थन भी करते हैं। आखिर में ये यही दिखाता है कि अच्छा विज्ञान और अच्छी नैतिक ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो ना अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, और वो है रिसर्च एथिक्स, यानी अनुसंधान नैतिकता। असल में ये वो नियम हैं जो पक्का करते हैं कि ज्ञान की हमारी खोज सही भी हो, जिम्मेदार भी हो और सबसे जरूरी इस रास्ते में किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो चलिए अपनी पूरी बातचीत की शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर हम ये कैसे पक्का करें कि जो भी साइंटिफिक तरक्की हो रही है वो इंसानियत की मदद के लिए हो, उसे किसी खतरे में डालने के लिए नहीं। बस यही सवाल रिसर्च एथिक्स के केंद्र में है। तो ये रिसर्च एथिक्स असल में है क्या? सोचिए, ये रिसर्चर्स के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है, एक कंपास जो उन्हें बताता है कि अपना काम ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ कैसे करना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि साइंस सटीक हो, बल्कि इसलिए भी कि वो नैतिक हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से शुरू करते हैं। वो लोग जो किसी भी रिसर्च का हिस्सा बनते हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका कल्याण ये हर हाल में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इन लोगों की सुरक्षा के लिए ना 5 मेन प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। आप इन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि रिसर्च में शामिल किसी भी इंसान का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना हो। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम बात, रिसर्च का पहला मकसद सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि उसमें शामिल लोगों की रक्षा करना है। ये रिसर्चर की ड्यूटी है कि वो किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी भी तरह के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक नुकसान से बचाए। और इस पूरी सुरक्षा की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही मजबूत आइडिया पर टिकी है। इसे कहते हैं सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, किसी भी व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी और मर्जी के बिना किसी भी स्टडी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, यहाँ सूचित होने का मतलब सिर्फ हाँ कह देना नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च का हर छोटा बड़ा पहलू अच्छी तरह पता होना चाहिए। जैसे कि इसका मकसद क्या है, इसमें उनकी भूमिका क्या होगी, क्या कोई रिस्क या फायदे हो सकते हैं, और सबसे जरूरी उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जब चाहें बिना कोई कारण बताए इस स्टडी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जो हमें समझना होगा, और वो है गुमनामी और गोपनीयता के बीच का फर्क। गुमनामी यानी एनोनिमिटी का मतलब है कि रिसर्चर को पता ही नहीं होता कि कौन सा डेटा किस इंसान ने दिया है, पहचान पूरी तरह गायब है। वहीं गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी में रिसर्चर को पहचान तो पता होती है, लेकिन वो ये वादा करते हैं कि इस जानकारी को किसी भी हाल में गुप्त रखेंगे। और आखिर में 2 और जरूरी सिद्धांत। रिसर्चर्स को कभी भी अपने पार्टिसिपेंट्स को धोखा नहीं देना चाहिए, मतलब कोई भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, स्टडी छोड़ने का अधिकार हमेशा बिना किसी दबाव के बना रहना चाहिए। यही सिद्धांत मिलकर पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा की मजबूत नींव बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। एक रिसर्चर की अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को बचाने के बारे में नहीं है, ये अपने काम में भी ईमानदारी के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के बारे में है। तो एक अच्छे रिसर्चर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले ईमानदारी, अपने काम और उसके नतीजों को लेकर। फिर सत्यनिष्ठा, यानी अपने वादों और कमिटमेंट्स को पूरा करना। निष्पक्षता, मतलब किसी भी तरह के भेदभाव या बायस से बचना। और हाँ, दूसरों के काम का सम्मान करना, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसका पूरा क्रेडिट देना। और जब कोई रिसर्चर इन नियमों को तोड़ता है तो उसे कहते हैं रिसर्च मिसकॉन्डक्ट या अनुसंधान कदाचार। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और इसके नतीजे भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। चलिए इसके 3 सबसे खतरनाक रूपों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा गुनाह है फैब्रिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा डेटा बना देना जो असल में कभी था ही नहीं।
सोचिए, ये तो विज्ञान की बुनियाद पर ही हमला करने जैसा है, क्योंकि ये पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। दूसरा है फॉल्सिफिकेशन यानी मिथ्याकरण। यहाँ क्या होता है कि रिसर्चर असली डेटा को ही बदल देता है या उसमें हेरफेर कर देता है ताकि उसे अपने मन चाहे नतीजे मिल जाए। ये सच को अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ने मरोड़ने जैसा है। और तीसरा है प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। इसका मतलब है किसी और के आइडिया या उसके काम को अपना बताकर पेश कर देना बिना उसे क्रेडिट दिए। ये एक तरह की बौद्धिक चोरी है और ये उस सहयोग की भावना को ही खत्म कर देती है जिस पर पूरा विज्ञान टिका हुआ है। तो हमने पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा और रिसर्चर की जिम्मेदारियों को समझ लिया। अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये सारे नियम आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब समाज के लिए इनकी क्या अहमियत है? सबसे पहली बात तो ये है कि नैतिकता से ही बेहतर विज्ञान होता है। सीधी सी बात है, जब रिसर्चर्स ईमानदार और निष्पक्ष होंगे तो उनके नतीजे ज्यादा भरोसेमंद और सटीक होंगे। नैतिक मानक हमें सच्चाई के करीब लेकर जाते हैं, उससे दूर नहीं। और सोचिए, जब आम लोगों को ये भरोसा होता है कि रिसर्च सही और नैतिक तरीके से हो रही है, तो वो उसका सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो फंडिंग के जरिए हो या फिर रिसर्च के नतीजों को मानकर। विश्वास ही है जो साइंटिफिक तरक्की को आगे बढ़ाता है। इतना ही नहीं, नैतिकता एक जवाबदेही का सिस्टम भी बनाती है। ये पक्का करती है कि रिसर्चर्स अपने काम और उसके नतीजों के लिए जिम्मेदार हों। ये शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकता है और पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स को ऊंचा बनाए रखता है। और ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। देखिए, साइंस कोई अकेला इंसान नहीं करता, ये एक टीम एफर्ट है और नैतिकता ही वो गोंद है जो इस टीम को जोड़े रखती है। विश्वास, सम्मान और जवाबदेही। तो हम आज की इस पूरी बातचीत को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। विज्ञान हमें जबरदस्त शक्ति देता है और रिसर्च एथिक्स वो गाइड हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि हम उस शक्ति का इस्तेमाल समझदारी, जिम्मेदारी और इंसानियत की भलाई के लिए करें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे साझे भविष्य का रोड मैप है।